नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल जानू कहे एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं, जिसकी एम है टू स्टडी आ रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ अ गिवन वायर एंड टेंशन फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यूजिंग सोनोमीटर। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें सबसे पहले है एक सोनोमीटर, एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क। हमारे आज के एक्सपेरिमेंट में हम 320 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करेंगे। बैजेस के साथ मैंने पिन्स लगाई हुई हैं ताकि बैज पोजीशन अच्छे से नोट की जा सके, और रबड़ पैड, पेपर, ए पेयर ऑफ सीजर्स, इनको हम पेपर राइडर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वायर, उसके साथ साथ मीटर रॉड जो कि सोनोमीटर के साथ ऑलरेडी अटैच है। इस मीटर रॉड से ही हम बैज पोजीशन नोट करेंगे और रेजोनेंट लेंथ निकालेंगे। वायर जो कि पुली के ऊपर से गुजर रही है और नीचे हैंग कर रही है, और इसके साथ एक हैंगर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर हम बेट डालेंगे और उसके क्रॉसपोंडिंग टेंशन निकालेंगे, और कम से कम 4 ऑब्जर्वेशन लेंगे हम अलग अलग टेंशन के लिए एक सेम फ्रिक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के क्रॉसपोंडिंग रेजोनेंट लेंथ निकाल। अब बात आती है कि सोनोमीटर को यूज करके एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए हमें रेजोनेंट लेंथ कैसे निकालनी है। बहुत ही आसान है, बस जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेजेस को सोनोमीटर के ऊपर इस तरह से रखना है कि वेजेस के ऊपर से वायर गुजरे। यहाँ पे वेजेस का काम है कि वेजेस के बीच वाली जो वायर रहेगी उस वायर के दोनों सिरों को लॉक करना। अब इस बेजेस से ऊपर से गुजरती हुई वायर को हमें पुली के ऊपर से गुजारना है और हैंगर में कुछ पार्टिकुलर बेट डालना है। इसके साथ साथ आपको एक पेपर राइडर बना के वेजेस के बीच वाली वायर के सेंटर में रख देना है। अब हमें एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लेके उसे रबड़ पैड पे स्ट्राइक करा के वाइब्रेट कराना है, और उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को सोनोमीटर के साथ जब हम स्पर्श करेंगे तो वो सेम वाइब्रेशन सोनोमीटर और वायर को ट्रांसफर हो जाएंगी। अब क्योंकि वेजेस के बीच वाली वायर के दोनों सिरे लॉक हैं तो इसलिए इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगी, नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। और इसके साथ साथ अगर फर्स्ट हार्मोनिक और रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वेजेस पे नोड्स बनेंगे, और सेंटर में एक मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड का एंटी नोड बनेगा। अब चूंकि हमने सेंटर में ही एक पेपर राइडर रखा हुआ है तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एंटी नोड इस पेपर राइडर को मैक्सिमम डिस्टरबेंस देगा और पेपर राइडर नीचे गिर जाएगा। तो हम कह सकेंगे कि यही लेंथ है वायर की जिसके लिए रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह से हमारी 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए एक पार्टिकुलर टेंशन पे रेजोनेंट लेंथ निकल जाएगी, और इस रेजोनेंट लेंथ की वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशन टेबल में सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, और इसी तरह से हम अपनी अगली 3 ऑब्जर्वेशंस लेंगे और आखिर में ग्राफ ड्रा करेंगे टेंशन और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ के बीच में। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की, जिसका कि पहला कॉलम एज यूजुअल सीरियल नंबर का, दूसरे कॉलम में हैंगर में जितना लोड डाला होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, तीसरे कॉलम में टेंशन निकालेंगे लोड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला लगा के, चौथा कॉलम जो हमारा सब डिवाइडेड है रेजोनेंट लेंथ निकालनी है हमें, इसमें लेंथ इंक्रीजिंग करते समय और लेंथ डिक्रीज करते वक्त, और फिर हम इन दोनों लेंथ्स का मीन निकालेंगे L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2 करके। और अगला जो 5वां कॉलम है हमारा उसमें हम रेजोनेंट लेंथ का स्क्वायर लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आखिरी कॉलम में L²/T करेंगे जिसकी की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन टेबल को देखो तो ऑब्जर्वेशन टेबल का सबसे पहला कॉलम हमें साफ साफ कह रहा है कि हैंगर में लोड देखिए जी, लोड कितना है, और दूसरा कॉलम कह रहा है कि उस लोड के क्रॉसपोंडिंग टेंशन निकालिए। आप देख सकते हैं कि हैंगर में मैंने 5 आधा किलो की बेट प्लेट्स डाली हुई हैं और आधा किलो हैंगर का खुद का बेट है, तो टोटल लोड हमारा हो गया 3 किलो। और इसके क्रॉसपोंडिंग आपकी वायर में जो टेंशन निकलेगी वो होगी 3 kg × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आ जाएगी 29.4 न्यूटन। अब इस टेंशन के क्रॉसपोंडिंग 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए
हमें रेजोनेंट लेंथ निकालनी है, जिसका की प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। कर दीजिए स्ट्राइक ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे और इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जल्दी से सोनोमीटर पे। देखिए पेपर राइडर वाइब्रेट करके गिरता है नीचे की नहीं, यस गिर गया। तो ये आपकी आ जाएगी रेजोनेंट लेंथ डिक्रीजिंग के लिए पहली बार। तो देर किस बात की, बेसिस की पोजीशन नोट कीजिए जो है 37 और 57 और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको मिल जाएगी रेजोनेंट लेंथ डिक्रीजिंग के केस 20 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हमें लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, यानी कि बेस पोजीशन को चेंज करना है, इंक्रीजिंग वाली साइड लेके जाना है और एक बार फिर से रेजोनेंट लेंथ इसी तरह से निकालनी है। ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे स्ट्राइक कीजिए और फिर स्पर्श कीजिए इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को सोनोमीटर पे और देखिए कि क्या पेपर राइडर नीचे गिरता है कि नहीं गिरता। तो थोड़ा सा पेपर राइडर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर में लाने की कोशिश करनी है, वेजिस की पोजीशन के सेंटर में पेपर राइडर एंटी नोड के सेंटर में आ जाए। देखिए ऐसे करते ही आपका पेपर राइडर नीचे गिर गया। देर किस बात की, जल्दी से वेजिस की पोजीशन को नोट कीजिए जो है 36 और 57। सब्ट्रैक्शन कीजिए और आपकी रेजोनेंट लेंथ आ जाएगी लेंथ इंक्रीजिंग के केस में। और अब आपने क्या करना है, मीन निकालना है जी। वो कैसे, 21 + 20 / 2 करके वो आ जाएगा आपका 20.5 सेंटीमीटर। 29.4 न्यूटन टेंशन के करस्पॉन्डिंग 320 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। इसी तरह से आपने 3 और ऑब्जर्वेशंस लेनी है। हर बार आपने 500 ग्राम लोड कम करना है, उसके करस्पॉन्डिंग टेंशन निकालनी है और उसके लिए हर बार आपने लेंथ इंक्रीज़ करते हुए और लेंथ डिक्रीज़ करते हुए रेजोनेंट लेंथ निकालनी है और फिर मीन लेना है। मैंने तीनों ऑब्जर्वेशन लेबॉरेटरी में खुद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ली थी, लेकिन आपके साथ इस वीडियो में मैं सिर्फ उन ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट साझा कर रहा हूं। अगर आपको ये देखना है कि किस तरह से मैंने वो ऑब्जर्वेशंस ली थी, पूरा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए देखना है, तो आप उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देख सकते हो। दूसरी ऑब्जर्वेशन में हमारी रेजोनेंट लेंथ निकली थी 18.75 सेंटीमीटर 24.5 न्यूटन टेंशन के करस्पॉन्डिंग। तीसरी में 16.6 सेंटीमीटर 19.6 न्यूटन टेंशन के करस्पॉन्डिंग। और चौथी ऑब्जर्वेशन में हमारी रेजोनेंट लेंथ निकली थी 14.65 सेंटीमीटर 14.7 न्यूटन टेंशन के करस्पॉन्डिंग। और अब जो 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई, इन ऑब्जर्वेशंस के लिए हमें टेंशन और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ के बीच में एक ग्राफ ड्रा करना है। अभी हमने रेजोनेंट लेंथ निकाली है तो उसका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। पहली रेजोनेंट लेंथ के लिए स्क्वायर आ जाएगा 420.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी के लिए आ जाएगा 351.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरी के लिए आ जाएगा 275.56 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथी के लिए आ जाएगा 214.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब बढ़ते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ तो आपको आता ही होगा, आप 11th में पहुंच गए हैं तो इसलिए ग्राफ को थोड़ा मैं शार्ट में बताऊंगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम टेंशन को प्लाट करेंगे और अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 डिवीजन 5 न्यूटन के बराबर ले रहा हूँ तो 1 डिवीजन 0.5 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। इसी तरह से बाई एक्सिस के अलॉन्ग हम स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ को प्लाट करेंगे और 10 डिवीजन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर लूंगा तो इसलिए 1 डिवीजन हो जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमारे पास जो 4 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनको हमें ग्राफ पे लोकेट करना है। सबसे पहले हम चौथी ऑब्जर्वेशन को लोकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेंशन भी सबसे कम है और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ भी सबसे कम है। तो यहाँ पे टेंशन हमारे पास है 14.7 न्यूटन जो कि 15 से कोई आधी डिवीजन पीछे रहेगा और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ है 214.62 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि 200 से कोई 1.5 डिवीजन ऊपर रहेगा अलॉन्ग बाई एक्सिस। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 14.7 न्यूटन टेंशन और 214.62 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ। अब हमारा अगला पॉइंट है 19.6 न्यूटन टेंशन जो कि 20 से कोई 1 डिवीजन पीछे रहेगा और 275.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ जो कि 200 से कोई 7.5 डिवीजन ऊपर रहेगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया सेकंड। अब इसी तरह से आपने बचे हुए 2 पॉइंट्स को भी लोकेट करना है जो है 24.5 न्यूटन टेंशन जिसके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ है 351.56 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा 29.4 न्यूटन टेंशन और स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट लेंथ है 420.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इन 4 की 4 ऑब्जर्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 के 4 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं, इसीलिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करके इन्हें मीट करवा रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं कर रहे होते तो हमें फ्री हैंड से इनको मीट कराना था। अगर हम
हमारे इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, यानी कि हमारा आज का एक्सपेरिमेंट सफल रहा और हमारा रिजल्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। और अब आखिर में ऑब्जर्वेशन टेबल का आखिरी कॉलम, जिसमें कि हमें एल स्क्वायर ओवर टी की वैल्यू निकालनी थी, जो कि कांस्टेंट आनी चाहिए हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए। और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में 4 की 4 ऑब्जर्वेशन के लिए एल स्क्वायर ओवर टी की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग के अराउंड आई है, यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानी जा सकती है, जो कि एक बार फिर से वेरीफाई करता है कि हमारा आज का एक्सपेरिमेंट सफल है और इसके रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए आपने कुछ प्रिकॉशंस के ऊपर खास ध्यान देना है। कौन कौन सी प्रिकॉशन को फॉलो करना है उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उस वीडियो को भी आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो पूरा डिटेल में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल रोशन दीयार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप जरूर करना। धन्यवाद।